So let's start with the drafting committee. As you know, a question arises, when was the drafting committee formed and by whom? तो क्वेश्चन आंसर है इसका, ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्म्ड बाय was the chairman डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर was the chairman of drafting committee. ठीक है. उसके बाद when was drafting committee formed? On the 29th of August 1947 drafting committee was formed. ओके. 29 अगस्त 1947. इसको हम याद कर सकते हैं कि हमारे इंडिपेंडेंस डे कब हुआ था. On the 15th of August 1947 we got independent. On the same month, on the date 29 August 1947, drafting committee was formed by Dr. B.R. Ambedkar. Who was the chairman of drafting committee? The same Dr. B.R. Ambedkar. How many total members in this drafting committee? तो यहाँ पे आएंगे टोटल 7 मेंबर्स थे. मीन्स एक चेयरमैन और 6 मेंबर्स. और कौन कौन थे उसके नाम भी पूछे जा सकते हैं कि एक तो था एन गोपाल स्वामी अय्यानगर, याद रखना है. उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर. उसके बाद के एम मुंशी जो कि एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट था. और सैयद मोहम्मद सादुल्ला. उसके बाद एन माधव राव और डीपी खेतान. डीपी खेतान रिप्लेस्ड बाय टी कृष्णमचारी आफ्टर द खेतान्स डेथ इन द ईयर 1948. तो दे आर टोटल 7. इजीली याद हो गए. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अय्यानगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यानगर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और डीपी खेतान. उसको रिप्लेस किया गया था टी कृष्णमचारी से. और जो एन माधवराव था इन प्लेस ऑफ बी एल मित्र. पहले बी एल मित्र था, उसके बाद एन माधवराव को ले लिया गया बिकॉज हु वाज रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ. उनकी इल हेल्थ के कारण उनको रिज़ाइन दे दिया गया था. उसके बाद हम आते हैं इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, द लास्ट सेशन ऑफ द असेंबली वॉज ऑन 24 January 1950. जो कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्टमेंट करने की जो लास्ट असेंबली कंडक्ट हुई थी वो थी 24 January 1950 को. ठीक है. उसके बाद व्हेन वी अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, वी अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 26 November 1949. ये क्वेश्चन आ सकता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड. On 26th of November 1949, we adopted our Indian Constitution, which contains preamble, 395 articles, 8 schedules. इतने थे. अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो 12 शेड्यूल्स हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में. और ये क्वेश्चन और भी आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक हाउ मच टाइम टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कितना टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. उसने लिए थे 2 साल 11 महीने 17 दिन. 2 years 11 months and 17 days were took to complete the constitution. During this period it held 11 sessions covering a total of 165 days. उसने 11 सेशंस लिए थे. जो असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसने 11 सेशन लिए थे और टोटल 165 दिन लिए थे. उसके बाद हम आते हैं, although constitution was ready for November 26, 1949, was delayed till 26 January 1950 because in 1929 on this day Indian National Congress demanded पूर्ण स्वराज. because in the year 1929 जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज. इन विच सेशन? लाहौर सेशन. अंडर हुम? जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं शेड्यूल्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. You know how many total schedules in our Indian Constitution? There are a total of 12 schedules. Yes,
Initially, there was 8 schedules when the constitution was made, but thereafter 4 schedules were newly added. Now there are total of 12 schedules are there in our Indian constitution. So let's start with the first one. The first schedule of an Indian constitution deals with names of states and union territories with their territorial jurisdiction. Yes. उसके बाद जो फर्स्ट शेड्यूल आता है, इट डील्स विद द नेम्स ओनली. मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो नेम्स ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नेम्स से डील करता है पहला शेड्यूल. उसके बाद सेकंड वन, कमिंग टू द सेकंड वन, इसमें आता है सैलरी. सेकंड शेड्यूल मेनली डील्स विद द सैलरी. किसकी? प्रेसिडेंट की, गवर्नर्स, चीफ जजेस, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. उसके बाद स्पीकर, जो भी स्पीकर होता है लोकसभा राज्यसभा का, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन हो गया राज्यसभा का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हो गए स्टेट के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. इन सभी की सैलरी से डील करता है सेकंड शेड्यूल हमारा. फर्स्ट शेड्यूल हमने याद किया नेम्स, सेकंड शेड्यूल हमारा सैलरी से, जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती है गवर्नमेंट, जो भी प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, चीफ जजेस, जो भी डिप्टी स्पीकर वगैरह हो गया. एंड वी कम टू थर्ड वन. थर्ड में होता है फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस फॉर यूनियन मिनिस्टर्स, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. मीन्स इसमें आते हैं ओथ्स एंड अफर्मेशंस, जैसे वो शपथ लेते हैं. व्हाट काइंड ऑफ ओथ्स, हाउ, जब एक नया अपॉइंटमेंट लगता है तो उससे पहले एक ओथ होती है उसकी, दैट ही शैल बी बाइंड टू ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो उस तरीके की ओथ्स और अफर्मेशन से डील करता है यूनियन मिनिस्टर की. कोई भी मिनिस्टर बनता है, कोई भी अपॉइंटमेंट बनता है, तो वो आता है थर्ड शेड्यूल में. थर्ड शेड्यूल डील्स विद द ऑल टाइप्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस of the important appointments. Next come to our fourth schedule. Now fourth schedule deals with allocate seats for states or union territories of India in Rajya Sabha. जो भी states, there are total of 29 states and I think union territories previously there was 7. Yes, allocate seats for states or union territories of India in Rajya Sabha only, not in Lok Sabha. Fourth schedule deals with the allocation of the seats for states and union territories में. राज्यसभा के लिए जो सीट्स की जो एलोकेशन करता है उनको, स्टेट और यूटी को, वो होता है फोर्थ शेड्यूल में. फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स. जो भी होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन करता है और कंट्रोल करता है जो भी शेड्यूल एरिया है ना, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, जो भी एसटीज शेड्यूल ट्राइब्स हो गए और शेड्यूल्ड एरियाज, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करता है फिफ्थ शेड्यूल के अंडर आता है. ठीक है. उसके बाद हम आएंगे सिक्स्थ शेड्यूल में. प्रोविज़न फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम. ये 4 के जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन करता है. तो दीज एरियाज़ फॉल विद द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट. प्रोविज़न हैज़ मेड फॉर क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ सर्टेन लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स हो गया इन दीज एरियाज़. ठीक है. प्रोविज़न फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल एरियाज़ इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम. जो भी 4 मेजर जो स्टेट्स हैं, जो भी ट्राइबल एरियाज स्टेट्स हैं, मेनली दीज आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दे आर ट्राइबल एरियाज. इनका प्रोविज़न होता है 6 शेड्यूल के, मतलब स्पेशल शेड्यूल दिया गया है 6th कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और एक 5th शेड्यूल है वो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. उसके बाद हम आते हैं 5th और 6th क्लियर हो गया. 4th में एलोकेशन हो गया सीट का. 7th, अब हम आते हैं 7th शेड्यूल पे.
सेवन शेड्यूल में होता है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन द यूनियन और द स्टेट्स। मतलब जो भी पावर्स होती है, जो भी स्टेट के पास पावर है या सेंटर के पास पावर है, यूनियन के पास है या फिर स्टेट के पास है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होती है वो होती है सेवन्थ शेड्यूल में, याद रखना। इसमें मेनली 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट से नाम से याद आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है ये। मतलब जो भी पावर होती है, जिन जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी, वो आती है यूनियन लिस्ट में। और स्टेट लिस्ट में आते जो भी पावर स्टेट के पास होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट में वो आता है जो पावर्स यूनियन और स्टेट्स दोनों के बीच होगी, मतलब जिस पे डिसीजन यूनियन भी ले सकता है और स्टेट भी ले सकता है। देयर आर टोटल ऑफ 3 लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें होता है टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इन यूनियन लिस्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आएंगे 100 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, किसमें, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स। और ओरिजिनली जब ये लिस्ट बनी थी जब 97 सब्जेक्ट्स थे, तो इसमें 3 मोर सब्जेक्ट्स वर एडेड आफ्टर दैट, ठीक है। अब आते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, इसमें होते हैं टोटल 61 सब्जेक्ट्स। पहले 66 थे इसमें, अब इसमें कम कर दिए, 61 ही कर दिए। तो इसमें हो गया 61, उसमें हो गया 100। और कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं, इसमें हो गया 52 सब्जेक्ट्स आर देयर इन विच बोथ यूनियन एंड स्टेट्स कैन टेक डिसीजन। ओरिजिनली ये थे 47। तो सिंपल सी बात है, 100, 61 और 52 ये याद करने अभी करंट में, और ओरिजिनली जो थे 97, 66 और 47, वेरी नॉर्मल, ठीक है। यूनियन लिस्ट हो गया 100 सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट में 61 हो गए और कंकरेंट में 52 हो गया। इतना 7 शेड्यूल हमने पढ़ लिए। नाउ कमिंग टू अवर 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल के नाम से पता चल रहा है कि इट डील्स विद द लैंग्वेजेस, completely deals with the languages of in India. List of 22 languages जो कि ओरिजिनली 14 थी ओनली, रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स पूरे इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस को कंसिडर किया जाता है टू बी स्पोकन या फिर टू बी मीन्स ए ग्रुप ऑफ मोर पर्सन्स यूज टू स्पीक ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, इट एडेड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। सच दैट 8th शेड्यूल में हम आते हैं, कितनी अभी टोटल अभी फ़िलहाल में 22 लैंग्वेजेज हैं, जो कि ओरिजिनली 14 थी। सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब 8th शेड्यूल में हमारे पास ओनली 14 लैंग्वेजेज वर देयर, बट नाउ धीरे धीरे उनकी ट्राइबल्स ग्रोथ हुई या फिर पर्सन्स की ग्रोथ हुई, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस। जब एक मोर ग्रुप ऑफ पीपल के पास एक पर्टिकुलर लैंग्वेजेस हो जाती है तो उसको एक कंसिडर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए। तो नाउ देर आर टोटल 22 लैंग्वेजेस विच वर नाउ इन 8th शेड्यूल। इसमें आती है असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीर, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संथाली, बोडो, मैथाली और डोगरी। ये थे 22 लैंग्वेजेज अभी। उसके बाद सिंधी वॉज एडिड इन 1967 बाय 21st अमेंडमेंट। मैंने कहा ना कि धीरे धीरे अमेंडमेंट होते गए, उसमें एडिड जो भी नई नई जो लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। जैसे सिंधी की पूछा जाए तो सिंधी जो लैंग्वेज है वो कब ऐड हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इन द ईयर 1967 बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू
सिंधी को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 और ऐड हुई थी 1992 में। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 71st अमेंडमेंट एक्ट के तहत 3 more languages for being added in our Indian Constitution। उसके बाद संथाली, मैथाली, बोडो और डोगरी, ये हुई थी 2003 में बाय 92nd अमेंडमेंट। ठीक है, कंप्लीट हमने 8 के 8 शेड्यूल पढ़ लिए, थोड़ी देर और है बस। 9th 10th 11th 12th इसका ओवरऑल रिवीजन करेंगे। 9th शेड्यूल में आते हैं एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इन द 1951। जो पहला अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था? फर्स्ट अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो हुआ था 1951 में हुआ था। इसमें कंटेन्स एक्ट्स एंड ऑर्डर्स रिलेटेड टू लेजिस्लेचर डीलिंग एंड लैंड रिफॉर्म्स, जो भी है एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जो पहले जमींदारी सिस्टम था उसका अबोलिशन कर दिया। इट इज़ मीन टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडिंग फ्रॉम जुडिशियरी scrutiny on the ground of violation of fundamental rights. However, in 2007, Supreme Court ruled that the laws included in the schedule after 24th April 1973 now open to judicial review. मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो ये है जो 9th शेड्यूल है वो ऐड किया गया था पहले अमेंडमेंट एक्ट के तहत इन द ईयर 1951 में। उसके बाद हम आते हैं 10th शेड्यूल पे। ये आते हैं added by 52nd Amendment Act in the year 1985. It contains the provision of disqualification of ground of defection, means anti-defection law. क्वेश्चन आता है कई बार कि एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कौन से शेड्यूल में आता है? इट कम्स इन द 10th शेड्यूल। और ये 52 अमेंडमेंट एक्ट जो 1985 में हुआ था ना, 52 अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत इसको ऐड किया गया था। उसके बाद आते हैं 11th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल में मेनली कंटेन्स प्रोविजंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम, जो भी पंचायत विलेज लेवल पे जो भी होती है वो सिस्टम आया था 11th शेड्यूल के तहत इन द ईयर 1992 बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 कंटेन्स प्रोविजन ऑफ पंचायती राज, ये आता है 11th शेड्यूल में। और 12th इसी के रिलेटेड है, ये आता है ये 74th अमेंडमेंट एक्ट वो था 1992 में। ये कंटेन प्रोविजन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो सिटी लेवल पे होता है या म्यूनिसिपलिटीज़ के लेवल पे होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके जो प्रोविजंस है कि कैसे उसका अपॉइंटमेंट होगा म्यूनिसिपल कमेटी का एंड हाउ, और इसमें था पंचायती राज, दोनों इससे एक दूसरे से रिलेटेड है। 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल, ये 73rd अमेंडमेंट 92 हुआ था और ये सेम 74 अमेंडमेंट इन द ईयर 1992 में हुआ था। और ये कंटेन प्रोविजन ऑफ पंचायती राज और दिस कंटेन्स प्रोविजन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो हमने 12th के 12 शेड्यूल पढ़ लिए। अब इसका दोबारा हल्का हल्का रिवीजन करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल हुआ था, इट डील्स विद नेम्स, जो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नेम से उसके रिलेटेड। उसके बाद सेकंड शेड्यूल हुआ था सैलरी से रिलेटेड, सैलरी जो भी प्रेसिडेंट जो भी अपॉइंटमेंट गवर्नर की होगी। थर्ड है मेनली ओथ्स एंड अफर्मेशन, जो भी शपथ ली जाती कोई भी अपॉइंटमेंट लेता है। तीसरा हो गया। चौथा था जो भी यूनियन टेरिटरी और सीट्स स्टेट्स को राज्यसभा की, उसमें सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स मेनली इन द बिटवीन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में जो भी सीट्स का लोकेशन होता है, 4th शेड्यूल में आता है। 5th में आता है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ एसए और एसटी, जो भी एरियाज़ होते हैं शेड्यूल एरियाज़ या फिर शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे कोरिलेट करके याद करना कि 5th और 6th दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है, मतलब कुछ एरियाज़ पर्टिकुलर एरियाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है 5th और 6th। 4th में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, 5th में एडमिनिस्ट्रेशन है, 5th में एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल ट्राइब्स का है, शेड्यूल एरियाज़ का है। 6th में हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये जो 4 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इनका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। 7th में 3 लिस्ट आती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आ गया, सेंट्रल स्टेट के बीच में और दोनों के बीच में।
जो भी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 7th में। 8th में आ गए लैंग्वेज, हमारे जितने भी ऑफिशियली लैंग्वेज है हमारे 8 के 8 हो गए सिंपल। पहले में नाम हो गया, फर्स्ट डील्स विद द नेम, सेकंड डील्स विद द सैलरी, थर्ड डील्स विद द ओथ्स एंड अफर्मेशन, फोर्थ डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स जो भी हो गई, फिफ्थ में एडमिनिस्ट्रेशन हो गया इससे शेड्यूल ट्राइब्स का और शेड्यूल एरियाज़ का, सिक्स्थ में एडमिनिस्ट्रेशन हो गया किसका, 4 जो भी स्टेट बताए हैं, मिजोरम, असम, मणिपुर और त्रिपुरा, जो भी 4 स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। उसके बाद 7th में आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। उसके बाद 8th में आ गया अपना लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस जो कि 22 लैंग्वेज है। अब आते हैं हम 9th पे। 9th में पहला अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 में, पहला हुआ था। इसमें जमींदारी सिस्टम था, जो भी एबोलिशन, जो भी नए रूल्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे, उनको ऐड किया गया था। नाम इसी से याद रखना बस। 10th में आया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट। इसमें था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाता है 10th में ओनली। इससे याद रखना है एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल के तहत आया था, 10th शेड्यूल के तहत। उसके बाद 11th शेड्यूल में आया था पंचायती राज सिस्टम, और 12th में आया था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये 1992 में आए थे। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट है पंचायती राज, 74 अमेंडमेंट एक्ट है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और ये दोनों सेम ईयर में 1992 में आए थे। सिंपल 12 शेड्यूल से हो गए याद। ठीक है, बाय, थैंक यू।